हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रौथान जीके स्टडी में। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 90 डेज में हम यूकेएसएससी का सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज पहला दिन है। पहला दिन हम स्टार्ट करेंगे हिंदी से, जिसमें कि मैं आपको पूरा सिलेबस वाइज पूरा कवर करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि सिलेबस आपने देख लिया होगा। सिलेबस ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। सिलेबस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमारे सिलेबस में है एक्चुअल में, जो कि हमें कवर करना है यूकेएसएससी के ग्रुप सी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज शुरू करेंगे हम पहले टॉपिक से, भाषा एवं हिंदी भाषा। कि हिंदी भाषा क्या है, इसके भाषा के क्या क्या प्रकार होते हैं, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, और हिंदी की कुछ बोलियाँ, प्रमुख बोलियाँ, जिससे कि हमको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिसके माध्यम से जो मनुष्य है ना, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकता है। जैसे कि मैं ये जो ध्वनियाँ बोल रही हूँ, इसके माध्यम से आप लोग सुन पा रहे हैं, तो ये एक भाषा हुई। लेकिन जो ये ध्वनियाँ होती हैं, इन ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है, एक व्यवस्था होती है, जिसके माध्यम से ही मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा पा रही हूं। तो इसको हम भाषा कहते हैं। भाषा भाष धातु से मिलके बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और ऐसी ध्वनियाँ जो हम बोल बोलकर अपनी बातें एक दूसरे से बता पाते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर पाते हैं, इसको हम भाषा कहते हैं। ठीक है। ध्वनियों का अर्थ नहीं कि ऐसी भी कोई भी ध्वनियाँ तो पशु पक्षी भी निकालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ उनकी भी कोई भाषा होगी, लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आती है। तो जो हम इस यहाँ पे भाषा की बात कर रहे हैं, इस भाषा का अर्थ है कि जिनके कोई नियम है, कोई निश्चित क्रम है, व्यवस्था है, वो इन वर्णों का बात करने का, उसको हम यहाँ पे भाषा कहते हैं। चलिए देखते हैं भाषा की विशेषताएं। तो पहला, विचारों का आदान प्रदान। जब हमारे पास कोई भी भाषा है, उसी के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। दूसरा है कि भाषा का आधार मौखिक ध्वनियाँ है। मौखिक ध्वनियाँ मतलब हमारे मुंह से निकली हुई जो भी आवाज़ है, जो भी ध्वनियाँ है, वही भाषा का आधार है। मतलब मैं जो भी कह रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये एक भाषा है। ठीक। उसके बाद ध्वनियाँ संपर्क बनाती हैं। जो भी हम आवाज़ें सुनते हैं और उनको हम क्रमबद्ध तरीके से सुनते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। और इससे क्या होता है, हमारा एक दूसरे से बातचीत हो पाती है, विचारों को कन्वे कर पाते हैं। तो ये ध्वनियाँ का क्या करती हैं, संपर्क बनाती है एक दूसरे से। ठीक। शब्दों का क्रम व्यवस्थित होगा। भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। जो आपकी मौखिक भाषा है वो ही भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा का मतलब होता है जो आपके मुख से, मतलब आपके मुंह से जो निकल रही है, जो ध्वनियाँ निकल रही हैं, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जो कोई भी व्यक्ति है वो मौखिक भाषा से ही स्वाभाविक रूप से सीखता है। जैसे छोटा बच्चा है, जब वो कुछ नहीं जानता तो हम उसे बोल बोल कर सिखाते हैं। इसका मतलब कि जो भाषा है वो मौखिक रूप से भी सीखी जाती है। लेकिन अगर हम उसको, या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कहें कि कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उनको पढ़िए, तो वो उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भाषा दो प्रकार की है, एक तो मौखिक भाषा जो कि आदमी स्वाभाविक रूप से सीखता है, दूसरा लिखित भाषा जिसको सीखने के लिए हमें अलग अलग प्रयत्न करने पड़ते हैं। आई होप कि आपको भाषा समझ में आ गई होगी। भाषा की विशेषताएं। भाषा क्या है? भाषा ध्वनियाँ हैं जो कि भाष धातु से मिलकर बनी हुई है, जिसका अर्थ बोलना होता है। भाषा की विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं? विचारों का आदान प्रदान करता है, मौखिक ध्वनियाँ हैं, और संपर्क के लिए इम्पॉर्टेंट है भाषा। और इन जो शब्दों का क्रम व्यवस्थित होता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा हमारे पास दो प्रकार की है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक जो भाषा है वो मूल रूप है, लिखित भाषा हमको सीखना पड़ता है इन सब चीज़ों को। ठीक है। मौखिक का मतलब है कि जो स्वाभाविक रूप से आदमी सीख लेता है, उसको कहते हैं मौखिक भाषा, जो मुख से निकली हुई भाषा है। इसके बाद आता है लिपि। कोई भी भाषा है, अगर भाषा को हमें लिखना है, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाषा, अब भाषा शब्द को भी लिखने के लिए मुझे कुछ किसी लिपि की, कुछ अक्षरों की, कुछ संकेतों की आवश्यकता होगी, ताकि मैं उसको, इस भाषा शब्द को भी लिख पाऊँ। तो इसे लिखने के लिए मैं जिन संकेतों का प्रयोग कर रही हूँ, इसे ही हम लिपि कहते हैं। ठीक। तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा
प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कोई लिपि है, तो लिपि शब्द को लिखने के लिए भी तो हमें किसी लिपि की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाके तो हम लिपि भी लिख पाएंगे, या कुछ चिन्हों का, संकेतों का। या मैं कह रही हूँ या ही मैंने कहा, तो ये या लिखने के लिए भी मुझे किसी संकेत की आवश्यकता पड़ी, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे कि अंग्रेजी की भी अपनी लिपि होती है, जो इससे कि हम रोमन लिपि कहते हैं। हिंदी की भी अपनी लिपि होती है, जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं, जिसको कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है, और उर्दू भाषा की फारसी लिपि होती है। लिपि किसी भी भाषा को नियमित न मानकर रूप प्रदान करता है। लिपि जो होती है हमारे मौखिक शब्दों को, जो भी हमने मुंह से बोला, उनको लिखित रूप प्रदान करती है। लिपि का मेन काम क्या है, इस जो भी हमारे मुख से निकला उसको लिखित रूप प्रदान करना ही लिपि है। इसके बाद जो हमारी हिंदी है, हिंदी में जो लिपि है वो है हमारे पास देवनागरी लिपि। तो इस देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से ये देवनागरी लिपि आई है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक टाइम पे हुआ करती थी, और हम जब आदि मानव हुआ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे सिविलाइज होना स्टार्ट हुए, तब सिंधु घाटी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता आई। तो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसमें हमको कुछ अभिलेख या शिलालेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस तो मिले हैं, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए। जो लिपि उन्होंने लिखी है उसको पढ़ नहीं पाए हम। उसके बाद धीरे धीरे उस लिपि का विकास होता गया और वो खरोष्ठी लिपि में बदल गई। खरोष्ठी लिपि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका खरोष्ठी लिपि के बाद ब्राह्मी लिपि का जो है विकास होता है, जहाँ से हम पढ़ना लिखना ठीक से समझ पाए हैं, वो आपका ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि के बाद जो विकास होता है वो है गुप्त लिपि का। गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के पास आपका प्राचीन नागरी लिपि, मतलब जो देवनागरी लिपि है, इसी का पुराना रूप जो है उसे प्राचीन नागरी लिपि कहा जाता है, और इससे आपका बनी है देवनागरी लिपि, जो कि आज की डेट में हम यूज़ करते हैं अपनी ध्वनियों को, अपनी भाषा को लिखने के लिए। जिस रूप का हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, तो आप बताओगे ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और जितनी भी हमारे पास भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, मैथिली है, राजस्थानी, बांग्ला, गुरुमुखी, असमिया, कोई भी भाषा है, इन सब का मूलतः विकास, मतलब ओरिजिन अगर हम देखेंगे तो वो ब्राह्मी लिपि ही है, और ब्राह्मी से ही ये धीरे धीरे विकसित होकर गुप्त, कुटिल और ये नागरी और देवनागरी बने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है भाषा परिवार। भाषा परिवार क्या होता है? ऐसी भाषाएं जिनका विकास जो है एक ही मूल भाषा से हुआ है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी भाषाएं, हमारे भारत में साउथ में तेलुगु बोली जाती है, नॉर्थ में हिंदी, उत्तर पूर्व में चले जाएंगे तो वहाँ पे हमको असमिया और बहुत सारी लैंग्वेजेस, नागा, बहुत सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। तो इन सब जो लैंग्वेजेस का, भाषाओं का विकास है, वो एक ही मूल भाषा से हुआ है, तो इसको हम कहते हैं भाषा परिवार। ठीक है, तो ऐसी भाषाओं का समूह जिनका विकास किसी एक मूल भाषा से हुआ है, उसे भाषा परिवार कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनको हम किस परिवार में बांटते हैं। तो हमारे भारत की जो भाषाएं हैं उनको दो परिवार में बांटा जाता है। एक है भारत और यूरोपीय, मतलब भारोपीय, भारत प्लस यूरोप का जो संगम बन जाता है उसे भारोपीय कहते हैं। तो एक तो हम भारोपीय भाषा परिवार में बांटते हैं, और दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार में इसको बांटते हैं। तो हमारा जो भारतीय भाषाएं हैं उनको दो परिवारों में बांटा जाता है। एक है भारोपीय, भारत और यूरोपीय, और दूसरा है हमारे पास द्रविड़ भाषा परिवार। पहला जो भारोपीय है, जो भारोपीय परिवार की भाषा है, इसे हम आर्य भाषा भी कहते हैं, आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं संस्कृत, ग्रीक, ईरान, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, फारसी। ये सब भाषाएं आपकी भारत और यूरोप, मतलब जो
एक तो भारत में बोली जाने वाली, भारत में कौन सी बोली जाती है, संस्कृत और उर्दू तो आपको पता ही है। और बाकी जो यूरोप में, यूरोप वाला जो रीजन है वहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जर्मनी, इंग्लिश है ना, फ्रांसीसी, ग्रीक, ईरानियन, ये सब लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं ये सारी आ जाएंगी आपकी भारतीय भाषा में। दूसरा हमारे पास आता है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ का मतलब होता है कि जो दक्षिण एरिया है हमारे भारत का, जो साउथ इंडिया है, ठीक है, वो वाला एरिया जो है उसको हम द्रविड़ भाषा परिवार कहते हैं। तो यहाँ पे जो तमिल का मतलब तमिलनाडु में जो लोगों की भाषा है वो तमिल। उसके बाद तेलुगु जो आंध्र प्रदेश और हमारे तेलंगाना की जो भाषा है वो तेलुगु। उसके बाद कन्नड़ कर्नाटक की और मलयालम केरला की, ये सब भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार में आ जाती हैं। उसके बाद जो भारत की कौन कौन सी हमारे पास भारत की भाषाएं हैं, तो भारत में हिंदी बोली जाती है, सिंधी है, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, ओडिया, असमिया, उर्दू, ये सारी भाषाएं हमारी भारत की हैं। और एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे, ये सभी भाषाओं का मूल जो है संस्कृत है। तो ये सारी भाषाएं किससे निकली हुई हैं, तो सारी भाषाएं निकली हैं संस्कृत से। इसीलिए हम इनको एक भाषा परिवार कहते हैं। और उस भाषा परिवार का हमने नाम दिया है भारतीय परिवार और दूसरे का द्रविड़ परिवार। ठीक, अब जो ये भारतीय परिवार की भाषाएं हैं इनका विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले आई हमारे पास संस्कृत। ठीक, जो ये संस्कृत है इसमें भी हम दो भाग देखते हैं। एक है वैदिक संस्कृत जो कि 1500 बीसी से लेके 800 बीसी तक का जिसका टाइम पीरियड है, और दूसरा हमारे पास लौकिक संस्कृत जिसका कि 800 बीसी से लेके 500 बीसी तक का टाइम है। फिर आती है पाली और प्राकृत जिसमें कि महावीर ने और जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपनी उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया। संस्कृत, पहले जो आर्य थे, आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे, आप लोगों को पता है। उसके बाद आए जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इसमें पाली और प्राकृत का बड़ा बोलबाला था। उसके बाद आया अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है हिंदी का ही टूटा हुआ रूप है। हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और फिर हमारी हिंदी जो प्राचीन हिंदी है उसका विकास हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको इस क्रम को याद रखना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, और पहले की जो प्राचीन हिंदी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राचीन हिंदी। इसके बाद देखते हैं अपभ्रंश के बारे में। ठीक, जो ये अपभ्रंश भाषा है इसका विकास 880 बीसी से 1000 बीसी के मध्य हुआ, और इसमें जो कविताएं हैं या लिखना है, साहित्य स्टार्ट किया था हमारे स्वयंभू ने। स्वयंभू जिन्होंने की पौम चरियु जिसका मतलब है राम काव्य, इसकी रचना की थी अपभ्रंश में। ठीक है, सबसे पहले स्वयंभू ने। यहाँ पे कुछ अपभ्रंश दिए हुए हैं। अपभ्रंश के कौन कौन से भेद हैं जिससे कि मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपका, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्र। और इसमें कौन कौन सी हमारी आधुनिक भाषाएं आ जाती हैं, जैसे कि पूछ देता है कि जो पश्चिमी हिंदी है वो कौन से अपभ्रंश से निकली हुई है, तो आप बताओगे सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। हमारे भारत का पश्चिम वाला जो एरिया है यहाँ पे राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी हिंदी, यहाँ पे पूरा प्रभाव आ जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश का। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, मैप की थ्रू तो ज़्यादा याद रहेगा आपको। दूसरा है अर्धमागधी जिसका कि पूर्वी हिंदी, सौरसेनी के ठीक अपोजिट, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी। मागधी में आपका बीच वाला रीजन आ जाएगा, यहाँ पे बिहार, उड़िया, बांग्ला और असम का जो रीजन है ये आ जाएगा मागधी में। इसके बाद खस भाषा जो है वो पहाड़ी भाषा है। जो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जो पहाड़ी भाषा है वो कौन से अपभ्रंश से निकली है, तो आप बताओगे कि पहाड़ी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित, लेकिन खस अपभ्रंश का अंग है। नेक्स्ट हमारे पास ब्राचड़ में आ जाता है आपका पंजाबी और सिंधी।
पंजाबी और सिंध, पंजाब सिंध। पंजाब और सिंध कहाँ है? पाकिस्तान वाला के साइड में जो लगा हुआ एरिया है उसे पंजाब और सिंध कहा जाता है। ये आपके ब्राचड़ अपभ्रंश के भेद हैं जिसके अंतर्गत पंजाबी और सिंधी आ जाती है। और पंजाबी में भी हमें शौरसेनी अपभ्रंश के कुछ प्रभाव देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में तो मराठी। ये तो आसान है, ये तो आसान है, ये आप याद रख लेंगे। ठीक, जो भी आपकी हिंदी और आधुनिक भाषाएं हैं ना, सबका विकास आपके अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, हिंदी भाषा खड़ी बोली से ही विकसित हुई है। खड़ी बोली को सर्वप्रथम अपनी कविता में प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ये खड़ी बोली है इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था अपनी कविताओं में? अमीर खुसरो, जिनको कि तूती-ए-हिंद, तूती-ए-हिंद भी कहा जाता है। तूती-ए-हिंद का मतलब होता है हिंद का तोता। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, तो इन्होंने जो खड़ी बोली में लिखना स्टार्ट किया था और खड़ी बोली से ही हमारे हिंदी का भी विकास हुआ है। उत्तर भारत की खड़ी बोली दक्षिण भारत के दक्कनी या दक्कनी उर्दू के नाम से जानी जाती है। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, जो हिंदी है इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, ये जानेंगे। ये इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। पहले तो जानते हैं कि बोली किसे कहते हैं। तो बोली जो है एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा। जैसे कि हिंदी एक भाषा है जो कि हमारे पूरे भारत में लगभग बोली जाती है, लेकिन जो बोली होती है डायलेक्ट्स, जैसे कि हमारी गढ़वाली, गढ़वाली एक बोली है, कुमाऊनी एक बोली है जो कि एक पर्टिकुलर सिर्फ उत्तराखंड में के भी कुछ मंडलों में बोली जाती है ना। तो ये होती हैं बोलियां जो कि एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती हैं, उसको बोली कहा जाता है। और जो पूरे देश में सर्वमान्य होती है वो आपकी भाषाएं होती हैं। उसके बाद आता है उपभाषा। उपभाषा का क्या मतलब है? जब ये बोलियां जो है ना, धीरे धीरे इन बोलियों में साहित्य रचना होने लग जाए, जैसे कि भोजपुरी है। ठीक, तो भोजपुरी में जब अब साहित्य बन रहा है, भोजपुरी साहित्य मतलब लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, राइटर्स, और जो गाने वाने बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या हो गया? ये आपकी उपभाषा हो जाती है। बोली जो कि एक छोटे क्षेत्र तक ही सीमित है। उसके बाद आती है उपभाषा। उपभाषा का मतलब होता है जिसमें साहित्य रचना होने लग जाती है और उसका क्षेत्र विस्तार बढ़ जाता है, तो उसको हम उपभाषा कहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या बोली है क्या भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको कि स्टार मार्क करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियां, इसलिए मैंने पूरा टेबल फॉर्मेट में बना के आपको एकदम, जैसे कि आपकी हिंदी लुसेंट में बुक में दिया हुआ है वैसे आपको बना के मैंने एकदम दे दी है ये सारी की सारी स्लाइड्स। तो पहली उपभाषा है हमारे पास राजस्थानी, जिसमें की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। 4 बोलियां आपको याद रखनी है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। जयपुरी तो आपको पता ही है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जयपुर से जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, इस तरीके से याद कर लेना। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी व ढूंढाड़ी। ये ढूंढाड़ी भी है, ठीक है, जयपुरी व ढूंढाड़ी। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि जयपुरी या ढूंढाड़ी किस उपभाषा की बोलियां हैं, तो आप बताओगे कि राजस्थानी उपभाषा की ये बोलियां हैं। ठीक, और इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान के क्षेत्र में ही ये बोली जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिम का कौन सा क्षेत्र था? जो कि आपका राजस्थान, गुजरात, ये वाला पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है, ये पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौरवी और खड़ी बोली हरियाणा के रीजन में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। खड़ी बोली, जब आपको कभी हरियाणा वालों से बात करने का मौका मिलेगा तो आप देखो सीधे स्ट्रेट बात करते हैं, तो वो खड़ी बोली बोलते हैं एकदम। बांगरू हरियाणा में, ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी में आपको याद रखना है क्या? जयपुरी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, इस तरीके से। उसके बाद पश्चिमी हिंदी में कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू हरियाणवी, ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कन्नौजी किस उपभाषा की बोलियां हैं, तो आप बताओगे पश्चिमी हिंदी की। अगर आपको पूछता है कि ब्रजभाषा किस उपभाषा की बोली है, तो आप बताओगे हिंदी, पश्चिमी हिंदी की। उसके बाद पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 है हमारे पास। पूर्व वाला एरिया जो है भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसलिए ये मैप भी लगाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो पूर्व वाला एरिया है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, कुमाऊनी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, मालवी, जयपुरी, मेवाती, ब्रजभाषा, खड़ी बोली,
गढ़वाली, बांगरू, हरियाणवी, मारवाड़ी, ये सारा का सारा दिखा रखा है इसमें, तो इसको आप जूम करके देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला रीजन आप पूरा का पूरा मैप में देख सकते हो। इसके बाद आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो 3 आपको याद रखना है पूर्वी हिंदी में, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है उसमें बोली जाती है पूर्वी हिंदी। ये जो अवधी है ये उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में और बघेली मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसके बाद आता है बिहार। यहाँ पे बिहारी होगा ये, ठीक है। बिहारी उपभाषा। बिहारी उपभाषा में आपकी आ जाएगी भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी आपको पता ही है वहाँ की है, मगही और मैथिली। मैथिली जो है वो बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है, बिहार की बहुत स्वीट लैंग्वेज है मैथिली, ठीक। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों लैंग्वेजेस कहाँ की हैं, तो ये बिहार की हैं। फिर आता है पहाड़ी। पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली, जो कि उत्तराखंड हिमाचल वाला रीजन आ जाता है पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत। इसके बाद कुछ रचनाएं हैं और कौन सी भाषा में वो रचनाएं लिखी गई हैं और कौन इसके लेखक हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो आप बताओगे अवधी भाषा में, और इसके लेखक है तुलसीदास, सबको पता है। दूसरा है सूरसागर। सूरसागर आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक हैं सूरदास। इसके बाद है पदावली। पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखा गया है, और मैथिली कहाँ की थी, अभी आपने देखा मैथिली कहाँ की भाषा है, तो ये जो है मैथिली आपके बिहारी लैंग्वेज के उपभाषा के अंतर्गत आ जाती है मैथिली, ठीक है। और जो ये पदावली है इसके रचनाकार हैं विद्यापति, जिन्होंने की मैथिली भाषा में इसको लिखा है। नेक्स्ट है सतसई। क्वेश्चन आ जाएगा कि सतसई कौन से भाषा में लिखी गई है, तो आप बताओगे ये ब्रज बोली में लिखी गई है और ये है बिहारी ने इसे लिखा है। बिहारी कवि हैं बिहारी, ठीक है। बिहारी एक कवि का नाम है, ठीक। फिर आता है साखी। साखी जो है मिश्रित लिखा है। कबीर तो किसी भी एक बोली को नहीं मानते थे, वो सब कुछ मिक्स कर ही देते थे, ठीक है। तो इन्होंने मिश्रित भाषा में लिखा है कबीर ने साखी को। इसके बाद आती है पद्मावत। तो पद्मावत बहुत फेमस रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक। तो ये पद्मावत लिखी गई है अवधी भाषा में, ठीक। फिर आता है उर्वशी और कुरुक्षेत्र। उर्वशी और कुरुक्षेत्र ये लिखी है खड़ी बोली में रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला है कामायनी। कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि लिखी गई है खड़ी बोली में। और साकेत, यशोधरा, भारत भारती, ये सारी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की, और ये भी लिखी गई हैं खड़ी बोली में। तो ये याद रखना है आपको कौन इसके लेखक हैं और किस भाषा में इसे लिखा गया है। ये जो हिंदी भाषा है इसे संविधान में भी स्थान दिया गया है। तो देखते हैं कि संविधान में इसे कहाँ पे रखा गया है और कब इसे संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन आ गया अगर कि संवैधानिक रूप से इसे राजभाषा कब घोषित किया गया। एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा। राष्ट्रभाषा होती है मतलब जो पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, लेकिन हमारा जो साउथ इंडिया है वहाँ पे लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और अपनी लोकल लैंग्वेजेस को, तमिल वगैरह वगैरह, इन सबको ज़्यादा प्रेफर करते हैं हिंदी के कंपैरिजन में। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा न कहकर हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का मतलब होता है कि जिसमें हम अपने नॉर्मल जो ऑफिस वगैरह के कामकाज है उनको करते हैं, जिस भाषा में उसे राजभाषा कहते हैं। और इसे 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया था। तो हिंदी को कब संवैधानिक रूप प्रदान किया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को आपके हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक, हर साल। और संविधान में जो हमारा भाग 17 है, भाग 17 जब आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद होते हैं, कुछ अनुसूचियां होती हैं और कुछ भाग होते हैं। तो इसमें जो भाग 17 है वो भाग 17 किससे रिलेटेड है, राजभाषा से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, 343 से 351 तक जो है हमारे राजभाषा के बारे में बताया गया है। तो 300 और 8वीं जो अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची में लैंग्वेजेस के बारे में, हमारी जितनी भी भाषाएं हैं ना, 22 लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में बताया गया है 8वीं अनुसूची में। जो अनुच्छेद 343 है ये कहता है कि संघ की जो राजभाषा होगी, जो हमारा ये संघ है वो क्या होगी, हिंदी है, राजभाषा हिंदी है। और अनुच्छेद 351 कहता है कि जो संघ है वो क्या करेगा, हिंदी का प्रचार प्रसार करेगा। अनुच्छेद 343 में क्या कहता है, 343 में कहता है कि जो हिंदी होगी वो क्या होगी,
संघ की राजभाषा होगी। और अनुच्छेद 351 में कहता है कि इसका क्या करेंगे हम, इसका प्रचार प्रसार करेगा संघ। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हिंदी भाषा और भाषा का विकास वाला जो दिया हुआ है सिलेबस में, इतना फिनिश होता है। इसके बाद आता है हमारे पास लिपि एवं वर्णमाला, और इसमें हम देखेंगे कि जो देवनागरी लिपि है इसके क्या क्या दोष हैं, कैसे इसका विकास हुआ और क्या क्या इसमें गुण हैं, ये सब देखेंगे। इसमें कौन कौन सी भारतीय भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए, पहले तो देवनागरी लिपि का विकास, पहले हम देख चुके हैं कि देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये जो इतना हाईलाइटेड मैंने इसको किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे। जो देवनागरी लिपि का विकास किस तरीके से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त से कुटिल, कुटिल से प्राचीन नागरी, और उसके बाद देवनागरी लिपि। तो अगर क्वेश्चन आएगा देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई है या इसका विकास किससे हुआ है, तो आप बताओगे ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पहले तो हम जानेंगे कि ये लिपि क्या होती है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो भाषा होता है उसको हम जिन संकेतों के माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं वही क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। तो इसमें लिखा है कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा है। जो भी मतलब हम बोल रहे हैं, जो भी ध्वनियाँ हम निकाल रहे हैं, जो भी संकेत हैं, जो भी हमारे मन में विचार हैं, भाव हैं, उनको जो हम बता रहे हैं वो क्या है, उनकी अभिव्यक्ति ही भाषा है। ठीक, और जब हम इस भाषा को क्या रूप दे देते हैं, लिखित रूप दे देते हैं, कुछ संकेत से हम इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या कहलाती है, वो लिपि कहलाती है। ठीक है, भाषा श्रव्य होती है जबकि लिपि दृश्य होती है। मतलब जो भाषा है वो नॉर्मल हम सिर्फ कानों से सुन सकते हैं। ठीक है, तो भाषा और लिपि में क्या डिफरेंस है, भाषा जो है वो श्रव्य होती है, मतलब उनको सुना जा सकता है, सुनते हैं हम। लिपि जो होती है वो दृश्य होती है, उसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इसको आप देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये है एक लिपि, और जो मैं बोल रही हूँ वो है भाषा। भारत की जितनी भी लिपियाँ हैं वो सारी लिपियाँ ब्राह्मी से निकली हुई हैं। ठीक है, और देवनागरी लिपि का विकास क्रम तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ब्राह्मी, गुप्त, कुटिला, प्राचीन और प्राचीन नागरी और देवनागरी लिपि। इसके बाद देखते हैं देवनागरी लिपि के गुण, क्या क्या गुण हैं। तो इसमें जो भी ध्वनि है ना, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। जैसे मैंने कहा क, तो क के लिए एक ही वर्ण हमारे पास है। मैंने कहा ख, तो ख के लिए एक ही वर्ण है। ठीक है, ग के लिए मैं एक ही वर्ण है। जैसे कि इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन हमारे पास जो देवनागरी लिपि है उसमें एक ही वर्ण के लिए एक ही संकेत होता है। दूसरा है हमारे पास जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा बोला, तो आप लिखोगे बो और ला, तो इस तरीके से आप लिखते हो, जो बोला गया वही लिखा जाता है इसमें। तीसरा है एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता। भ्रम नहीं होने का मतलब है, जैसे कि मैंने हिंदी में लिखा वर्ण, ठीक, अब इसी वर्ण को मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, तो जब मैं इसको पढ़ूंगी तो मैं इसको वर्ण भी पढ़ सकती हूँ, वर्णा भी पढ़ सकती हूँ और वर्ण भी पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है ना, अलग अलग तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि आप एक ही तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता होती है। जैसे कि मैंने कहा की, तो की को हम इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं और उसको प्रकट भी कर सकते हैं। मैंने कहा कू, तो कू भी आप लिख सकते हो। मैंने कहा कू, तो आप कू भी लिख सकते हैं। इस तरीके से मतलब जो भी हमने कहा उसका सूक्ष्मतम रूप भी हम क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति से बिल्कुल अनुरूप है। जैसे ये जो वर्णमाला है ये इनका एक नियम होते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम इनको व्यवस्थित करते हैं और बोलते हैं, इसी को जिसको हम भाषा कहते हैं। प्रयोग बहुत व्यापक है, इसका प्रयोग हम संस्कृत में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं और मराठी में भी करते हैं और नेपाली में भी करते हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसी लिपि है जिसका कि इतना व्यापक प्रयोग है। ठीक, भारत की अनेकों लिपियों का निकट है। बहुत सारी जो लिपियां हैं ना भारत में, उन सब के निकटतम हमको जो देखने को मिलती है वो है देवनागरी लिपि। और जो इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे, तो स्वर और व्यंजन जो है इनमें 11 स्वर और 13 व्यंजन होते हैं। जो हमारे पास स्वर होते हैं उन स्वरों को और व्यंजनों को हम एक साथ लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, संयुक्त रूप से हम इनको लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा क, तो क में
एक तो ये है व्यंजन क प्लस अ क्या है हमारे पास स्वर, तो इनको हम संयुक्त रूप से क करके लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है इसका देवनागरी लिपि का। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास लचीली प्रकृति होती है। लचीली प्रकृति का मतलब होता है कि इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को हम अलग अलग से ले सकते हैं। जैसे कि हमने फारसी से लिया हुआ है, ठीक है, फारसी जो लैंग्वेज है उससे हमने ऐसे लिए हुए क के नीचे एक बिंदी लगी हुई होती है, इस बिंदी को हम बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, नुक्ता चिन्ह। तो आपको पूछेगा अगर नुक्ता चिन्ह क्या होता है, तो नुक्ता चिन्ह ये होता है जैसे कि ख के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है, इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। तो ऐसे जो शब्द हमको देखने को मिलते हैं ग के नीचे छोटी सी बिंदी, तो ऐसे जो भी शब्द हमको देखने को मिलेंगे ये होंगे फारसी, और ऐसे शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं किसमें, हिंदी में। ठीक, जैसे कि अंग्रेजी का इस तरीके से हम लिखते हैं ना ऑफिसर, अगर हमको लिखना होगा तो ऊपर जो ये हमने ओ का अ बना दिया है, इस तरीके से का चिन्ह बना दिया है, ये हमारे पास कहाँ से आया है, ये अंग्रेजी से आया है। ठीक है, तो ये भी हिंदी में हमने लिया है देवनागरी लिपि में। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। ठीक, इसके बाद आती हैं देवनागरी लिपि के कुछ दोष। क्या क्या दोष हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं। तो कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकण मुद्रण में कठिनाई आती है। कभी आपने हिंदी टाइपिंग करी है, तो हिंदी टाइपिंग करने में ज़्यादा मुश्किल होती है इंग्लिश टाइपिंग के अकॉर्डिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप टाइप ही नहीं कर पाते हैं। दूसरा है सिरोरेखा। तो ये सिरोरेखा क्या होती है, सिरोरेखा जैसे मैंने लिखा ई, तो ये अभी ई लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब मैं ये डंडा डालूंगी तो इस डंडा को कहते हैं हम सिरोरेखा। ठीक, तो ये जो सिरोरेखा का प्रयोग है ये अनावश्यक माना जाता है देवनागरी लिपि में। हर जगह हमें डंडे का प्रयोग करते रहते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है भ्रम भी पैदा हो जाता है इससे। जैसे कि मैंने लिखा ध, अगर मैं इस ध में पूरी डंडी लगा दूं तो ये घ बन गया है। ठीक है, ये सिरोरेखा अगर मैंने इसके ऊपर लगाती तो ये घ बन गया। ठीक, अगर इसको इस तरीके से नहीं किया, ठीक, जैसे फिर है म और भ जो होता है, भ में अगर इस तरीके से सिरोरेखा लगा दी तो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो ये सिरोरेखा का प्रयोग भी इसमें इसका एक दोष है। ठीक है, उसके बाद कुछ अनावश्यक वर्ण। अनावश्यक वर्णों का मतलब है कुछ ऐसे आपने देखे होंगे डबल री वाला, या ल के नीचे ऐसे ल करके, है ना, ऐसे जो शब्द आपने देखे होंगे ये क्या है, ये अनावश्यक है, इनकी कोई आवश्यकता है नहीं वैसे। दूसरे हैं द्विरूप वर्ण। द्विरूप वर्ण का क्या मतलब है, द्विरूप वर्ण का मतलब है कि कभी आपने इस तरीके का एक देखा होगा, इस तरीके का, तो इसमें भ भी है और इस तरीके से क भी है। ठीक, तो ये क्या है, द्विरूप वर्ण है। इसका कोई उपयोग वैसे कुछ है नहीं, ना हम इसको उच्चारित कर पाते हैं ढंग से, ना लिख पाते हैं, ना आप टाइपिंग कर पाओगे ऐसा। मेरे को तो बहुत मुश्किल से मिल भी नहीं रहा है टाइपिंग में, कैसे करके मैं इतना सब कुछ टाइप कर रही हूँ, ऐसा सब तो मुझे मिल ही नहीं रहा है टाइप पूरे उसमें टाइपिंग बोर्ड में। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनावश्यक है देवनागरी लिपि में। उसके बाद ई की मात्रा का लेखन। ई की मात्रा में क्या होता है, जब हम बोल रहे हैं लिपि, तो लिपि में हम क्या कर रहे हैं, ली ई पहले आ जा रहा है, लेकिन मात्रा पहले लग जा रही है, लेकिन हम बोलते उच्चारण इसका बाद में करते हैं। ठीक है, छोटी ई की मात्रा आपको पता है इस तरीके से होती है, इस तरीके से हम पहले लिखते हैं, ई पहले लिख दे रहे हैं इसकी मात्रा को और फिर उच्चारण इसका बाद में करते हैं। तो ये भी एक देवनागरी लिपि का दोष है। अब आप पूछोगे कि इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जैसे कि आप यूपीएससी पैटर्न चेंज कर रहा है, हो सकता है कि आपको ऐसे दे दे कि देवनागरी लिपि के दोष हैं, इनमें से कौन सा दोष नहीं है, देवनागरी लिपि के ये सारे गुण हैं, इनमें से कौन सा गुण नहीं है या कौन सा गुण है, ये इस तरीके से पूछ सकता है आपको। ठीक, और देवनागरी जो है अखिल भारतीय लिपि बनने में भी समस्या उत्पन्न हो रही है, कहीं की लिपि कैसी है, कहीं की कैसी है। ठीक है, जैसे पंजाबी में गुरुमुखी लिपि है और ये सब। ठीक, इसके बाद अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये सबसे पहले प्रयोग गुजरात के नागर गांव में हुआ था, गुजरात में नागर और ब्राह्मण गांव में हुआ था। ठीक है, दूसरा हमारे पास देवनागरी लिपि का विकास जो कि ब्राह्मी लिपि से हुआ, तो ये आपको याद रखना है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और जो आपकी प्राचीन नागरी लिपि है उसका विकास कुटिला लिपि से। किस तरीके से हमने याद किया था, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद कुटिल, कुटिल के बाद प्राचीन नागरी, प्राचीन नागरी के बाद देवनागरी लिपि। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास जो देवनागरी लिपि है इसमें स्वरों की संख्या 11 होती है और ये आपने देख ही लिया। अनुच्छेद 343 में इसे राजभाषा, 351 में हमारा कर्तव्य होगा हिंदी को प्रचार प्रसार करना। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। और संविधान में इसे कब जोड़ा गया, संविधान में इसे 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया, ठीक है, राजभाषा के रूप में। उसके बाद इसमें पूछा है कि जो पहला शासक था वो कौन था जिसने कि अपने शिलालेखों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था, तो जयभट्ट, जो कि गुजरात का शासक था जयभट्ट, इसने सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था अपना शिलालेख। शिलालेख क्या होते थे, जो कि हमको पत्थरों पे लिखे हुए मिलते हैं, ताम्रपत्रों पे लिखे हुए मिलते हैं, जिससे कि राजा अपने प्रजा को क्या निर्देश दिया करता था कि ये सारे अनाउंसमेंट वगैरह करनी होती थी, ठीक। अगला है कि यूपी सरकार ने वो देवनागरी लिपि में क्या करा, इन्होंने सुधार करने की कोशिश करी 1947 में। उसके लिए एक समिति बनाई, जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे आपके आचार्य नरेंद्र देव। जो सबसे पहले देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयास किए गए वो किसने किए थे, तो महाराष्ट्र की सरकार ने किए थे। देवनागरी सुधार समिति संयोजक, तो ये इनका नाम याद रखना आपको, काका कालेलकर। काका कालेलकर का नाम आएगा तो ये किससे संबंधित हैं, ये आपकी देवनागरी सुधार समिति से संबंधित हैं। किसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया था, तो ये भी याद रखना आपको, तो ये दिया था आपके समिति कुमार चटर्जी ने। समिति कुमार चटर्जी ने क्या कहा कि देवनागरी लिपि के स्थान पर आप रोमन लिपि यूज कर सकते हैं। लास्ट है आपके पास, देवनागरी के साथ बाराखड़ियों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया, तो ये काका कालेकर ने दिया था। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये सीरीज़ अब हमेशा जारी रहेगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।